brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आपने चाबहार का नाम सुना है? ये ईरान का एक बंदरगाह है जिसे भारत अपने पैसे से डेवलप कर रहा है, उसे ऑपरेट भी करता है। 13 मई को भारत ने चाबहार से जुड़ी एक नई डील की और इस पर अमेरिका ने जता दी नाराजगी और उसने कहा ईरान के साथ डील करने से पहले हिंदुस्तान को प्रतिबंधों का ध्यान रखना चाहिए। अमेरिका की वार्निंग पर हिंदुस्तान ने क्या कहा और चाबहार भारत के लिए कितना अहम है, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ईरान के बाद चलेंगे जॉर्जिया, जो एक कानून की वजह से अमेरिका और रूस की जंग का अखाड़ा बन गया है। संसद में उसकी मारपीट चल रही है, पूरी कहानी उसकी भी समझेंगे। और जॉर्जिया के बाद बात होगी यूएस की, जिसने चीन के प्रोडक्ट्स पर दोगुना लगान, जी हाँ दोगुना टैक्स लगा दिया है। क्या जो बाइडेन को इसका फायदा होगा? और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में चीन कितना बड़ा मुद्दा है चुनावों में, ये सब हम जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले चाबहार की चर्चा। तारीख 13 मई 2024। तेहरान में भारत और ईरान के बीच चाबहार डील पर दस्तखत हुए। भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड IPGL और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन PMO के बीच चाबहार के ऑपरेशन और डेवलपमेंट को लेकर करार हुआ है। इसके तहत भारत अगले 10 वर्षों तक चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करेगा। इस दौरान IPGL लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश भी करेगी। इस पैसे का इस्तेमाल पोर्ट को चलाने और साजो सामान लाने में किया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान ने लगभग 2000 करोड़ का क्रेडिट विंडो भी दिया है, एक तरह का कर्ज ही दिया है। इससे पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। इसी डील पर अमेरिका ने आपत्ति जता दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि ईरान के साथ डील करने वालों को प्रतिबंधों के बारे में पता होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या चाबहार को लेकर कोई छूट मिली है, वेदांत पटेल ने कहा नहीं। The government of India speak to its own foreign policy goals vis-a-vis the Chabahar port as well as its own bilateral relationship with Iran. I will just say, as it relates to the United States, U.S. sanctions on Iran remain in place and we'll continue to enforce them. Deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. भारत ने क्या कहा? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें समझना होगा कि ये सबके लिए फायदेमंद है, इसे लेकर कोई संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। जो चाबहार वाली बात है, हम इस पर बात करेंगे। सुनिए डॉक्टर जयशंकर ने आगे क्या कहा। So I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So we will work at it. चाबहार हिंदुस्तान के लिए अहम क्यों है? 2 वजह है। नंबर 1, चाबहार ईरान के दक्षिण में है, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में। हाँ, बलूचिस्तान ईरान में भी पड़ता है, अरब सागर के किनारे पर यह स्थित है। ये भारत के लिए ईरान का सबसे नज़दीकी पोर्ट भी है। इसके ज़रिए वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक आसानी से पहुंच सकता है। कोविड-19 के दौरान मदद पहुंचाने में इसी रास्ते का इस्तेमाल किया भी गया था। तब से अब तक भारत चाबहार के रास्ते 25 लाख टन गेहूं और 2000 टन दाल अफगानिस्तान को पहुंचा चुका है। दूसरा कारण क्या है? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का कंट्रोल है। ग्वादर भी अरब सागर के किनारे पर है। जनरल लोकेशन ग्वादर और चाबहार के आसपास ही है। ये भारत से काफ़ी नज़दीक है और इससे भारत के सामरिक हितों पर असर पड़ता है। चाबहार ग्वादर से महज 72 किलोमीटर दूर है। कई जानकार मानते हैं कि चाबहार से चीन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। कब से चल रहा है चाबहार प्रोजेक्ट? पहली बार 2002 में भारत और ईरान के बीच चाबहार पर चर्चा हुई। 2003 में दोनों देशों ने सामरिक सहयोग के रोड मैप पर दस्तखत किए। इसमें चाबहार को डेवलप करने का प्लान भी था। उसी दौर में अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ रही थी। जनवरी 2002 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने एक भाषण में कहा कि ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया एक्सिस ऑफ ईविल यानी सभी बुराइयों की जड़ हैं। बुश जनवरी 2009 तक राष्ट्रपति रहे। अपने कार्यकाल में इस स्टेटमेंट को उन्होंने कई बार दोहराया भी। 2003 में इसी के आधार पर इराक पर हमला भी किया गया। जब अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ रहा था, भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हो रहे थे। अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील पर बात चल रही थी, इसलिए ईरान के साथ संबंध
पीछे चले गए। फिर आया 2015 का साल। ईरान ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के साथ न्यूक्लियर डील की। इसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA का नाम दिया गया। बोलचाल की भाषा में इसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। इसके तहत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों में कुछ ढील दी, बदले में वादा लिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इस्तेमाल बम बनाने के लिए नहीं करेगा, एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए कर सकता है, एटम बम नहीं बनाएगा। उसने इंटरनेशनल एजेंसियों को निगरानी की कुछ छूट भी दी। इसके बाद भारत ने ईरान के साथ बातचीत तेज की। मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए और वहां अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ। इसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन गई। इसके तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक नेटवर्क तैयार करना था जिसके जरिए चाबहार से बाकी देशों तक सामान पहुंचाया जाता। फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके समय में अमेरिका और ईरान के रिश्ते तेजी से बिगड़े। मई 2018 में ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से निकलने का ऐलान कर दिया। I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. नवंबर 2018 में अमेरिका ने ईरान से तेल के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि हम तो खरीदेंगे नहीं, कोई और भी मत खरीदे। चेतावनी दी कि अगर कोई देश ईरान से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसको भी प्रतिबंध झेलना होगा। हालांकि उसने 8 देशों को कुछ समय के लिए छूट दी, इनमें से एक था हिंदुस्तान। ये छूट 6 महीने तक बरकरार रही। अप्रैल 2019 में भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद किया, मगर चाबहार पर काम जारी रहा। भारत ने इसको प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखवाने की कोशिश भी की और दिसंबर 2019 में वॉशिंगटन में भारत अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हुआ। इसमें भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हिस्सा लेते हैं। मीटिंग के बाद अमेरिका ने चाबहार को प्रतिबंधों के दायरे से अलग रखने का ऐलान किया। उस समय अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमने चाबहार को लेकर भारत को छूट देने का फैसला किया है। इससे अफगानिस्तान तक रिफाइंड तेल पहुंचने में मदद मिलेगी। चाबहार अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन है, ऐसा भी तब कहा गया। किन किन चीज़ों की छूट मिली? चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान तक की रेल लाइन के विकास और रखरखाव की छूट मिली। ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को गैस, तेल और LPG के निर्यात की छूट मिली। प्रतिबंधों के दायरे से बाहर सामानों के अफगानिस्तान तक निर्यात की भी छूट मिली। किन चीज़ों की इजाज़त नहीं थी वो भी आपको बता दें। ईरान के कच्चे तेल का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता था। जिन लोगों और संस्थानों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था उनके साथ किसी भी तरह के लेन देन की इजाज़त नहीं थी। जिस किसी संस्था के साथ भारतीय कंपनियां काम करेंगी उनका इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर जो IRGC है, एक तरह के ईरानियन रेवोल्यूशन के रखवाले हैं, ये पैरामिलिट्री फोर्स है, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा गया। वित्तीय लेन देन में ईरान के सेंट्रल बैंक को शामिल नहीं किया जा सकता था, ये शर्त लगाई गई। अब अमेरिका का रुख लेकिन क्यों बदल गया? कुछ छूट दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, लेकिन अब तो पूरी ही वो मना कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी है। अब US इंटरेस्ट अफगानिस्तान में नहीं है। अगस्त 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को खाली कर दिया। वो वहां 20 साल से जंग लड़ रहा था और उसने 2001 में जिस तालिबान को हटाया था 2020 में उसी के साथ उसे डील करनी पड़ी। जब अमेरिका बाहर निकला उससे पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उसने तालिबान को एंगेज करने की कोई बड़ी पहल अब तक के नहीं की है प्रत्यक्ष रूप से। जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में उसका इंटरेस्ट कम हो गया, इसलिए वो चाबहार पर भी यू टर्न ले रहा है। इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए हमने मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस MPIDSA में एसोसिएट फेलो दीपिका सारस्वत से बात की। हमने पूछा कि क्या ईरान के साथ हालिया डील के बाद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है? देखिए, US की जो सैंक्शंस है ईरान पर एंड खासतौर से जो न्यूक्लियर इशू को लेके जो एक स्थिति बनी हुई है, न्यूक्लियर एग्रीमेंट रिवाइवल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसमें कोई खास सफलता हासिल नहीं हुई। और जो अभी जो एक ज़्यादा हॉस्टिलिटी वाली जो सिचुएशन है ईरान और US के बीच में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो US ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट है वो कुछ देयर इज नथिंग सरप्राइजिंग अबाउट दैट। बट मेरा समझना ये है कि US और इंडिया के बीच में जो एक जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एंड वी नो इंडो पैसिफिक जैसे
एक फोकस है कि there is an element about creating alternatives to Chinese, connectivity initiatives. 2019 में अमेरिका ने चाबहार पर जो छूट दी थी वो उनको नजरअंदाज क्यों कर रहा है, यू टर्न की वजह क्या है, अब ये जानिए आप। See, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि यूएस ने जब मिलिट्री विड्रॉल अफगानिस्तान से कर लिया और तालिबान फटाफट पावर सीज कर लेता है अफगानिस्तान में, यूएस का जो डायरेक्ट रोल है इन सेंट्रल एशिया, यूरेशिया में, वो अभी खत्म हो चुका है। जो यूएस की स्ट्रेटजी है वो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के इंट्रा रीजनल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने सबके बारे में है। लेकिन भारत के लिए, इंडिया के लिए, ये हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान। तो हमारे लिए चाइना का जो एक हेजेमोनिक जो एक डिजाइन है इस रीजन के लिए, we have to play the long game. We have to be present in the region. हमें सेंट्रल एशियंस के साथ में स्टेबल कनेक्टिविटी चाहिए। रशिया के साथ में भी INSTC है। तो हमारे वहाँ पर इस रीजन में एक क्लियर जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट है, एंड उसके लिए कनेक्टिविटी खासतौर से चाबहार और INSTC बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए चाबहार को तालिबान जब अफगानिस्तान में वापस आ जाता है तो इंडिया का जो एक रिकैलिब्रेशन है वो ये है कि चाबहार को एक ईस्टर्न ब्रांच INSTC की जो सेंट्रल एशिया को जाएगी उससे जोड़ना चाहिए। एंड भारत एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप पे काम कर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में और ईरान के साथ में। तो जो यूएस का जो यू टर्न है, बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स इररिलेवेंट। आई मीन इंडिया के इंटरेस्ट हैं, इंडिया हैज इट्स वेरी clear reasons and strategic reasons to be involved in this region. तो यूएस का जो एक this flip flopping is not important beyond a point. And as I said earlier कि इंडिया और यूएस का जो strategic partnership है वहाँ पर एक चाइना एंगल है। तो इंडिया can very well convince United States about the enduring nature of the geopolitical importance of Chabahar. भारत ने अमेरिका के दबाव में आने से मना कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इससे सबको फायदा होगा। चाबहार पोर्ट भारत के लिए कितना अहम है, अमेरिकी प्रतिबंधों की आशंका के बावजूद वो चाबहार पर इतना जोर क्यों दे रहा है, अब ये जानिए। देखिए, चाबहार पोर्ट जो है उसमें इंडिया का इंटरेस्ट कुछ नया नहीं है। ये तकरीबन 20 साल पुराना है। जब पहली बार जब यूएस ने तालिबान को बाहर किया था 2003 में हमले के बाद, और एक वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में न हो ऐसा डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी थी, तब से इंडिया और ईरान चाबहार को लेकर बात कर रहे हैं। जो इनिशियल एग्रीमेंट था वो 2003 में साइन किया गया था। वो उस एग्रीमेंट के भीतर इंडिया और ईरान ने एक जो चाबहार रूट जो एक डिजाइन किया, और इस पे ईरान भी काफी इंटरेस्टेड था कि ईरान का जो बॉर्डर टाउन है जरान से लेके डेलाराम में अफगानिस्तान, वहां तक एक रोड बनाई और एक हिंटरलैंड कनेक्टिविटी पे लगातार दोनों कंट्रीज ने काम किया। इंडिया ने अफगानिस्तान के भीतर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, खासतौर से जरान डेलाराम जो रोड वो है वो इंडिया ने एक मेजर इन्वेस्टमेंट के बाद बनाई। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि चाबहार इंडिया के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को जो एक नेचुरल ओवरलैंड कनेक्टिविटी है जो सदियों से हिस्टोरिकली भारत ने जो एक सीधी कनेक्टिविटी के लिए जो इस्तेमाल की थी, वो पाकिस्तान डिनाई करता है।
उस स्थिति में ईरान और चाबहार खास तौर से सबसे सबसे सीधा ऑल्टरनेटिव है, सबसे फीजिबल ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि चाबहार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, इंडियन ओशन से सीधी कनेक्टिविटी है, और लैंड साइड पर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ज्योग्राफिकली काफी क्लोज है। तो पाकिस्तान का जो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट जो एटीट्यूड है, जो कि परसिस्टेंट है, उसमें उसके रहते हुए ईरान और चाबहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसी का नतीजा ये है कि तमाम मुश्किलों के बाद यूएस की सैंक्शंस थी ईरान पर, और जब वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है 2015 में, उसी के बाद हम 2016 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है। तो चाबहार इंडिया के लिए एक यूरेशिया के लिए कनेक्टिविटी, एक सस्टेनेबल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाबहार का चैप्टर यहीं पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। आप चलते हैं जॉर्जिया। चौदह मई को यह नजारा एक मुल्क की संसद में दिखा, जहां नीति निर्माता आपस में ही भिड़ गए, धक्का मुक्की हो गई। लेकिन यह कहानी संसद तक सीमित नहीं है। संसद के बाहर भी हजारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यह सब चल रहा है पूर्वी यूरोप में बसे देश जॉर्जिया में। इसे याद रखने के लिए एक फैक्ट आप जान लीजिए कि सोवियत संघ का कुख्यात तानाशाह जोसेफ स्टालिन जॉर्जिया में ही पैदा हुआ था। आज के दिन चर्चा क्यों? दरअसल जॉर्जिया सरकार फॉरेन एजेंट्स बिल लेकर आई है। इसके तहत एक तय अनुपात से ज्यादा विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं को बताना होगा कि वो दूसरे देश के हित में काम कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार रूस के इशारे पर काम कर रही है। ये रूस के फॉरेन एजेंट्स लॉ की कॉपी है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। इसका मकसद स्वतंत्र मीडिया और फ्री स्पीच को दबाना है। रूस 2012 में ही अपने यहाँ ये कानून ले आया था। तब से कई संस्थाओं को इसके नाम पर बंद किया जा चुका है। यही हाल जॉर्जिया का भी हो सकता है, इसलिए लोग विरोध में उतरे हैं। उतरा तो अमेरिका भी। उसने चेतावनी दी कि अगर बिल पास हो गया तो हमें जॉर्जिया के साथ रिश्तों की समीक्षा करनी पड़ेगी। We will see what the parliament does, but if this legislation passes, it will compel us to fundamentally reassess our relationship with Georgia. इस वार्निंग के बावजूद जॉर्जिया की संसद ने बिल पर मुहर लगा ही दी। क्या है इस बिल में, और जॉर्जिया में रूस और अमेरिका के क्या हित छिपे हैं, आगे बताएंगे। पहले बेसिक आपको क्लियर बताते हैं। ये जॉर्जिया का नक्शा आप देख रहे हैं। इसकी उत्तरी सीमा रूस से लगती है और दक्षिण की तरफ तुर्की और अर्मीनिया है। पूरब में अजरबैजान है, जबकि पश्चिम की तरफ ब्लैक सी है। पूरा इलाका सदियों से बाहरी आक्रमणकारियों के हमलों से जूझता रहा है। कालांतर में जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मीनिया तीनों सोवियत संघ का हिस्सा बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद तीनों आज़ाद भी हुए। फिर उन सब का सिविल वॉर और बाहरी दखल से सामना होता रहा। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच ईसाई मुस्लिम आबादी को लेकर झगड़ा हुआ। ये तनाव अब भी चल रहा है। जॉर्जिया का इतिहास क्या है? 1804 तक लगभग पूरे जॉर्जिया पर रूस का कंट्रोल हो गया था और उनका शासन 1917 तक चला। अक्टूबर 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने ज़ारशाही का अंत किया। रूस में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। ज़ारशाही के पतन के तुरंत बाद रूस में सिविल वॉर शुरू हुआ। देश में उथल पुथल का माहौल था। इसका फ़ायदा उठाकर जॉर्जिया ने तब खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, मगर उनकी आज़ादी बहुत समय तक कायम नहीं रह पाई। घरेलू मोर्चे पर जीत हासिल करने के बाद लेनिन की रेड आर्मी अपनी सीमा से बाहर की तरफ निकली। नवंबर 1920 तक अर्मीनिया और अजरबैजान पर रेड आर्मी ने अपना झंडा फहरा दिया था। अब बचा जॉर्जिया। उसके पास इकलौता रास्ता लीग ऑफ नेशंस से होकर गुजरता था। अब ये जो लीग ऑफ नेशंस था, उसकी स्थापना हुई थी पहले विश्व युद्ध के बाद। इसका मकसद किसी दूसरे युद्ध की आशंका पर लगाम लगाना था। रेड आर्मी के हमले को टालने के लिए जॉर्जिया ने लीग में अर्जी दी। अगर अर्जी मान ली जाती तो उसे सबसे ताकतवर संगठन की मान्यता मिल जाती। फिर रूस को हमला करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता, मगर ऐसा हो नहीं पाया। जॉर्जिया को जरूरी वोट्स नहीं मिले और अब रेड आर्मी के लिए रास्ता खुल गया। फरवरी 1921 में रूस ने तिबिलिसी को जीत लिया और कुछ समय के अंदर पूरा जॉर्जिया उनके कब्जे में आ गया। ये कंट्रोल सोवियत संघ के विघटन तक चलता ही रहा। आखिरकार 1991 में जॉर्जिया ने सोवियत संघ से अलग होने का ऐलान किया। जॉर्जिया को विरासत में आज़ादी के साथ साथ अलगाववाद भी हासिल हुआ था। उसके दो इलाकों में अलग से आज़ादी की मांग उठी। ये जॉर्जिया की बजाय रूस के साथ जाना चाहते थे। ये दो इलाके थे साउथ ओसेटिया और अबखाजिया।
देश के पहले राष्ट्रपति जियाद गमसाखुर्दिया ने विरोध को दबाने की कोशिश की, मगर समय से पहले ही तख्ता पलट हो गया उनका। उन्हें भागकर चेचनिया जाना पड़ा। इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्जिया के एडवर्ड शेवरदाजे को सत्ता सौंपी गई। जियाद ने बाहर रहकर दोबारा कुर्सी हासिल करने की कोशिश की और उनके समर्थकों ने जंग का ऐलान भी किया, मगर वो सत्ता हासिल नहीं कर पाए। शेवरदाजे को रूस का समर्थन मिल ही रहा था। फिर 1994 में जियाद की रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई मौत। अब शेवरदाजे के सामने कोई चुनौती नहीं बची। वो 2003 तक राष्ट्रपति रहे और नवंबर 2003 में जॉर्जिया में गुलाब क्रांति हुई। शेवरदाजे को इस्तीफा तब देना पड़ा और उनके जाने के बाद जो चुनाव हुए उनमें मिखाइल साकासाविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। वो वेस्ट के समर्थक थे। वेस्ट माने पश्चिमी देश। उन्होंने जॉर्जिया को यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य बनाने पर जोर दिया। 2006 में नेटो की सदस्यता को लेकर जॉर्जिया की संसद ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया, लेकिन इससे रूस हुआ नाराज और उसने साउथ ओसेटिया और अबखाजिया के विद्रोहियों को मदद भेजना और उकसाना शुरू कर दिया। और जब जॉर्जिया ने फौज भेज दी तो रूस भी लड़ाई में शामिल हो गया। ये लड़ाई 6 दिन तक चली और इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मौत हुई। लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए। सीज फायर के बाद लड़ाई तो रुक गई, लेकिन रूसी सेना ने कब्जा बनाकर रखा। बाद में रूस ने साउथ ओसेटिया और अबखाजिया की आज़ादी को मान्यता भी दे दी। नेटो और यूरोपियन यूनियन ने रूस से अपना फैसला बदलने को कहा, लेकिन रूस राजी नहीं हुआ। ये व्लादिमीर पुतिन का अपनी सीमा से बाहर पहला युद्ध था। तब उन्होंने इसे बखूबी अंजाम भी दिया। जॉर्जिया की 20% ज़मीन अप्रत्यक्ष रूप से रूस के कब्जे में आ गई, आज भी उसी के कब्जे में है। उस ज़मीन पर रूस की सेना मौजूद है अभी भी। वहाँ जॉर्जिया से अलग करेंसी और पॉलिटिकल सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम चलता है मॉस्को से। ये तो हुआ जॉर्जिया का इतिहास, मगर आज चर्चा क्यों? जैसा हमने पहले आपको बताया, जॉर्जिया में जनता फॉरेन एजेंट्स बिल का विरोध कर रही है। संसद के बाहर धरना दे रहे हैं लोग। उन्होंने चेतावनी दी है कि पूरा मुल्क सड़कों पर उतर जाएगा। अमेरिका ने भी वार्निंग दी है, फिर भी जॉर्जिया की संसद ने बिल पास कर दिया है। इसके बाद प्रोटेस्ट भड़कने की आशंका बढ़ गई है। मगर इस बिल में क्या है जिसका इतना विरोध हो रहा है? क्या प्रावधान है? जो मीडिया संस्थान और एनजीओ कुल फंडिंग का 20% हिस्सा विदेशी दानदाताओं से लेते हैं, उन्हें अलग से रजिस्टर कराना होगा और उन्हें यह बताना होगा कि वे विदेशी हितों के लिए काम करते हैं। इन संस्थाओं पर जस्टिस मिनिस्ट्री निगरानी रखेगी और नियम नहीं मानने पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी, तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार आलोचकों को दबाने की साजिश रच रही है और यह कानून महज एक बहाना है। उनका यह भी कहना है कि यह बिल जॉर्जिया को रूस के नज़दीक ले जाता है। इससे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ईयू के साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे जॉर्जिया के। जॉर्जिया बरसों से ईयू की सदस्यता लेने की कोशिश कर रहा है। इस कानून से उसमें दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ अमेरिका हर साल जो फंड देता है वो भी रोका जा सकता है। आगे क्या होगा? संसद से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। जॉर्जिया के राष्ट्रपति सलोम ज़ेराबिशवली ने कहा है कि वो बिल पर वीटो कर देंगी, मगर इस वीटो का बहुत असर नहीं हो पाएगा। सत्ताधारी पार्टी जॉर्जियन ड्रीम के पास संसद में पर्याप्त सीटें हैं, वो आसानी से वीटो को नज़रअंदाज भी कर सकती है, इसलिए इसका कानून बनना तय है। इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने जेएनयू में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ सिंह से बात की। हमने पूछा कि जॉर्जिया में फॉरेन एजेंट्स बिल का इतना विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, पिछले कई सप्ताह से ये विरोध चल रहा है और ये विरोध, इसका मूल कारण ये है कि एक फॉरेन एजेंट्स बिल लाया गया है वहाँ, जो वैसी संस्थाएं जिसमें 20% से ज्यादा फाइनेंस, उसका धन विदेशियों द्वारा मुहैया कराया जा रहा है, उसको वो फॉरेन एजेंट मानेंगे। यानी उनको वहाँ ऑपरेट करने की पूरी तरह से छूट नहीं होगी, उन पर काफी चेक रखे जाएंगे। और इसके चलते जितने भी एनजीओज हैं, फॉरेन प्रेस एजेंसीज हैं, या ऐसे चीज जो बाहर से आती हैं या बाहर उनका सोर्स बाहर से, फंडिंग बाहर से होता है और वो बाहर सूचनाएं भेजती हैं, उन पर एक अंकुश लगाई जाएगी। और उसका विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि ऐसा ही बिल रूस ने कुछ सालों पहले वहां इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते वहां बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, उस पर काफी अंकुश लग गया था। इसीलिए वहां उसे रशियन लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे अब ऐसा लगता जा रहा है कि उनका विरोध इस लॉ के प्रति तो है ही, उनका विरोध इस बात पे भी है कि वहां की जो संसद है
वो यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप जो जॉर्जिया जिसके लिए अप्लाई किया था 2022 में और 2023 दिसंबर में उसको कैंडिडेट स्टेटस मिला था, उस पर अंकुश लग जाएगा। तो उनका ज्यादा डर प्रोटेस्टर्स का इस बात से लेकर है कि जॉर्जिया फिर से कहीं रूस के पाले में न चला जाए, जिसका विरोध वो हमेशा से करते आए हैं। तो सबसे बड़ा कारण उनके विरोध का यही है। जॉर्जिया में अमेरिका और रूस के क्या हित हैं, अब ये जानिए आप। साउथ कॉकेशस में जहां जॉर्जिया अवस्थित है, 3 बड़े राज्य हैं या 3 राज्य हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। और जॉर्जिया का जो तट है, जो ओशन के तरफ खुलता है, ब्लैक सी के तरफ, तो उसके चलते उसका महत्व काफी बढ़ गया है। और रूस के लिए भी इसका महत्व है, क्योंकि अब तक जॉर्जिया जो है वो रूस का विरोधी था और 2008 में 5 दिनों का युद्ध भी हुआ था, जिसमें जॉर्जिया युद्ध हार गया था और दो उसके जो रीजन्स थे, साउथ ओसेतिया और अबखाजिया, दोनों को, जो जॉर्जिया के पार्ट थे, दोनों को रूस ने एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया था। इसके चलते जॉर्जिया और रूस के संबंध 2008 से पहले से भी बहुत खराब थे। और वहां एक कलर्ड रेवोल्यूशन हुआ था, रोज रेवोल्यूशन के नाम से कहते हैं उसको, जॉर्जिया में 2004 में, जहां उस समय जो रूलर थे, वहां के प्रेसिडेंट थे, उनको हटाया गया था। तो एडवर्ड सेवारदिनाचे नाम है, जो रूस के गोर्बाचोव के सोवियत यूनियन के समय के फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, और उनको हटाया गया था एक पॉपुलर अनरेस्ट के। और वहां एक वेस्टर्न लुकिंग व्यक्ति, जिसको मिखाइल साकाशविली के नाम से जानते हैं, उसको सत्ता में लाया गया। तो विरोध जो है वो रूस और अमेरिका का सिर्फ इस बात का है कि वो किसके पाले में जाएगा। क्या वो वेस्ट के खेमे में जाना चाहता है या रूस के खेमे में जाना चाहता है। रूसियों का ये मानना है, या जो पुतिन की लीडरशिप है उनका ये मानना है, कि जॉर्जिया जो है वो रूस के तरफ जाएगा। लेकिन और यही कमोबेश यही लड़ाई चलती आ रही है, और यही हश्र यूक्रेन का भी हुआ, और यही हश्र वैसा ही कुछ देखने को हो सकता है जॉर्जिया का भी मिले। लेकिन इस समय जॉर्जियन पार्लियामेंट में मुझे लगता है एक रैशनल डिसीजन लेके ये मानने की कोशिश की है कि हमें रूस से कोई गिला शिकवा नहीं है, या रूस से यूं कहे पंगा नहीं लेना चाहिए। इसके तहत ही वो ऐसा एक्ट ला रहे हैं जिसके प्रति रूस की उनकी का जो उनका लगाव है, झुकाव है, वो ज्यादा बढ़ जाए। और खास ध्यान देने की बात ये भी है कि जॉर्जिया ने अन्य राज्यों की तरह रूस पे सैंक्शंस नहीं लगाए। तो जॉर्जिया एक बहुत बड़ा कॉन्ड्यूट, एक रास्ता बना है, जहां से जो सैंक्शन लगे सामान हैं या चीजें हैं, वो जॉर्जिया के थ्रू आयात हो रही हैं या हो सकती हैं। जॉर्जिया लंबे समय से ईयू में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। अभी जो सरकार है वो रूस के करीब बताई जाती है, और इस समीकरण को कैसे देखा जाए, अब ये समझिए आप। देखिए, अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है जॉर्जियन पार्लियामेंट ने या वहां का जो अभिजात वर्ग है, एलिट है, कि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनना चाहते हैं कि नहीं। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन की जो शर्तें हैं मेंबर बनने की, उसमें ये लॉ जो है फॉरेन एजेंट्स बिल, वो एक बाधक हो सकती है। और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा है कि ईयू के सदस्यता की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों में ये माना जाता है कि फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, रिलीजन, ये सब उनको चेक नहीं किया जा सकता है। वो शर्तें पूरी नहीं होंगी अगर फॉरेन एजेंट्स बिल लाया जाता है। तो ये तो उनका सबसे पहला मानना है। दूसरा, वहां की पार्लियामेंट कभी ये नहीं कहा कि वो उसका सदस्य, यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, वो कैंडिडेट कंट्री है, तो ये कह देना कि वो उसका सदस्य नहीं बनना चाहती, ये बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, जो एक सोवरेन पार्लियामेंट है, उसके 84 में से 114 में से 84 सदस्यों ने, मेंबर पार्लियामेंट ने इस बिल का सपोर्ट किया है, सिर्फ 30 ने ही विरोध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ ही विरोध कर रहे हैं। वहां की राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इस पर वीटो लगाएंगी, लेकिन जो वहां के राष्ट्रपति हैं सलोम जुबाशविली, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वीटो, लेकिन वीटो को वहां की पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से ओवर रूल कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अंतर विरोध वहां चल रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पे
यूरोपियन यूनियन की सदस्यता को लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। उनको ये लग रहा है, यूरोपियन यूनियन या वेस्ट को, कि इस लॉ से रूस के करीब आ जाएगा जॉर्जिया। जो रस्सा कस्सी इन दोनों के बीच चल रही है वो इसी बात को लेकर है। जॉर्जिया का चैप्टर यहीं तक। अब अमेरिका की बारी। अमेरिका ने चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया है। 14 मई को अमेरिका ने ऐलान किया कि चीन के इलेक्ट्रिक कारों पर 100% बॉर्डर टैक्स लगाया जाएगा। अभी ये 25% था। सोलर पैनल्स पर टैक्स 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। स्टील और एल्युमिनियम पर 7.5% से बढ़ाकर 25% टैरिफ कर दिया गया। अमेरिका ने क्या तर्क दिया? चीन कंपटीशन खत्म करने के लिए गलत नीतियां अपना रहा है, ऐसा दावा कर रहे हैं वो। अब इससे अमेरिका की नौकरियां खतरे में पड़ रही है, ये भी कहा जा रहा है। तो चीन ने क्या कहा? उसने इस फैसले की आलोचना की और कहा कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। भले ही अमेरिका और चीन बिजनेस की बात कर रहे हो, मगर कई जानकार इसे चुनावी स्टंट भी बता रहे हैं। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि जिस तरह बाइडेन इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे अमेरिका की कार इंडस्ट्री को बहुत घाटा होगा। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दावेदारी पेश भी कर दी है। बाइडेन से उनकी भिड़ंत लगभग तय है। हाल के सर्वे में ट्रंप आगे भी चल रहे हैं। हमने अमेरिका में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रोहित शर्मा से पूछा कि क्या जो बाइडेन को इस फैसले का फायदा होगा और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो होने वाले हैं उनमें चीन कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। देखिए, जो बाइडेन के चुनाव के समय 2020 में ऐसी अटकलें थी कि शायद जो बाइडेन थोड़े नर्म रुख अपनाएंगे चाइना को, लेकिन उन्होंने इसके बिल्कुल विपरीत किया। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी उसको आगे बढ़ाया है जो बाइडेन ने। जो टैरिफ्स लगाई गई है ये इसलिए लगाई गई है कि अमेरिका जो है वो बार बार ये कहता है कि चाइना एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में है अमेरिका के साथ। और अगर आप देखें जो ईवी मार्केट है यूएस में, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि के मद्देनजर ये टैरिफ्स लगाए गए हैं। जो भी हमने टैरिफ्स देखे हैं, स्पेशली मैं ईवी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत हॉट टॉपिक है अमेरिका में इस वक्त। तो क्या ये चुनावी मुद्दा है? मुझे लगता है कि देखिए, चाइना के साथ एक जनरल जो अमेरिकन पब्लिक की जो भावना है वो यही है कि जो शीत युद्ध के दौरान एक रशिया को लेके थी, उस तरह की भावना अमेरिका और अमेरिकन में है। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन को ये दिखाना है, स्पेशली इस साल चुनाव के साल में, कि वो चाइना पे सॉफ्ट नहीं जा रहे हैं। वो चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में बिलीव जरूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ्स के अलावा भी अगर आप देखें, एआई की जो हम बात करते हैं, एआई में भी अमेरिका ने पिछले 6-8 साल में मुझे लगता है ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो चाइना के एआई की जो एक कंपटीशन है उसको मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। एक फोरम बनाया गया है, इंटरनेशनल फोरम बनाया गया है एआई को लेके। कमला हैरिस जो है वो यूके गई थी लास्ट ईयर, तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही है यूएस में बाकी देशों के साथ। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस के अलावा भी मुझे लगता है कि अमेरिका और अमेरिकन के जो बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं, साथ ही साथ जो सरकार में लोग काम कर रहे हैं, वो इस बात को पूरी तरह से समझते हैं कि चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा कंपेटिटर है और रिगार्डलेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे चाइना की पावर को चेक में रखा जाए। लेकिन हाँ, ये बात उतनी ही सही है क्योंकि ये एक चुनावी साल है, तो हर चीज को चुनाव को से जोड़ा जा सकता है या उसकी नजरों से देखा जाए। लेकिन अमेरिका जो है, जैसे हम कहते हैं भारत के संबंध में कि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत मजबूत है और ये बढ़ने ही वाले हैं आने वाले समय में, रिगार्डलेस कि डोनाल्ड ट्रंप जीते या जो बाइडेन जीते। उसी तरह मुझे लगता है कि रिगार्डलेस ऑफ एक कोई डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो, हम आने वाले समय में चाइना के साथ इस कॉम्पिटिशन को बढ़ता हुआ देखेंगे और इस तरह के और एक्शंस आने वाले समय में हमें देखने को जरूर मिलेंगे। देश दुनिया की और भी दिलचस्प और प्रासंगिक खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।